नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। ये है देश के बजट की बात। अपेक्षा यही है कि हम सभी सकारात्मक सोच के साथ देश और देश के विषयों का अवलोकन करेंगे, आज भी और आज के बाद भी। आज का सबसे अहम विषय है देश का बजट, अर्थात इस वर्ष का भारतीय बजट। यही बजट देश की विकास यात्रा में ईंधन का कार्य करेगा और देश को दुनिया के तथाकथित अग्रणी राष्ट्रों के साथ खड़ा करेगा। पिछले साढ़े 3 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में देश विदेश में रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरी सीखने की ये यात्रा निरंतर गतिमान है। पत्रकारिता करते हुए भारत में राजनीति से राष्ट्रनीति की दिशा में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत के भीतर पिछले 1.5 दशकों से एक पत्रकार के रूप में वंशा वाचा करना मेरे चिंतन और लेखन कार्यों की भूमिका में राष्ट्र सदैव अस्तित्वमान रहा है। आज मैं पत्रकारिता के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, अपितु आपकी तरह इस देश के बौद्धिक रूप से प्रखर नागरिकों का एक प्रतिनिधि बनकर बजट की बात आपके सामने रख रहा हूँ। वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष का बजट वास्तव में ऐतिहासिक है। पिछले 12 वर्षों से हमारी राष्ट्रवादी सरकार प्रतिवर्ष बजट के माध्यम से समाज की हित चिंतना करती आ रही है और समाज के हर वर्ग, हर पक्ष, हर इकाई को ध्यान में रखकर वित्त प्रबंधन का कार्य करती आ रही है। इस अनुभव ने हमें निरंतर कुछ न कुछ सिखाया है और हर आगामी वर्ष या पिछले वर्ष से कुछ सीख कर आया है। आदर्श विचारों की काल्पनिक दुनिया से कठोर धरातल वाली व्यवहार की दुनिया में उतरना आसान नहीं होता, किंतु हमारा यही प्रयत्न रहा है कि कल्पना का सुंदर लोक यथार्थ के दुष्कर चित्र में अधिक से अधिक रंग भर सके। हर वर्ष हमने बजट बनाने के पूर्व पिछले बजट को सामने रखा है, उसका विश्लेषण किया है, उसके हानि लाभ वाले परिणामों से सीख हासिल करके इस वर्ष के लिए और अधिक सार्थक और व्यावहारिक बजट बनाने का प्रयास किया है। बंधुओं, बजट बनाना सरल नहीं होता, आप समझते हैं, और एक अच्छा बजट बनाना तो और भी दुष्कर होता है। परंतु प्रयास, परिश्रम और प्रेरणा से हम हर बार अपने वांछित वित्त प्रबंधन का वर्ष भर का ढांचा तैयार कर पाते हैं, जिसमें ऊर्जापूर्ण प्रयास, अहर्निश परिश्रम और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा हमारा मार्गदर्शन करती है। वैसे भी मैं और आप, हम सभी अपने घर का बजट प्रति माह बनाते हैं, जिसमें आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक मद में नपी तुली राशि का आवंटन करते हैं और प्रयास ये भी करते हैं कि कुछ राशि बचा भी सके, जो आगे किसी अनिवार्य आवश्यकता में काम आ सके। इस तरह एक छोटे स्तर के बजट के निर्माण में हमें अपनी बुद्धि और कौशल का पूरा उपयोग करना होता है, जिसमें हमें पिछली बार के बजट का अनुभव भी मार्गदर्शन करता है। फिर भी प्रायः ऐसा हो जाता है कि कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कुछ ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है और इससे मिली सीख आगामी बजट में हमारी सहायता करती है। ये तो एक इकाई का बजट होता है, यानी एक घर का बजट। वही जब हम 150 करोड़ घरों का बजट बनाते हैं, यानी देश का बजट बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता होगा। देश के बजट का एक पहलू ये भी है कि हमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर विभाग को ध्यान में रखना होता है। ऐसे में सबको प्रसन्नता मिले, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसका अधिकतम प्रयास रहता है। कहाँ कितनी आवश्यकता है, किसके लिए कितना धन आवंटित करना है, कहाँ कम पैसा खर्च करना है, कहाँ ज़्यादा, इसका विश्लेषण करना अत्यंत जटिल और परिश्रमपूर्ण कार्य होता है। इतना ही नहीं, हमें टैक्स के माध्यम से आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय धन को विदेशी ऋण चुकाने के लिए भी इस्तेमाल में लाना होता है और देश भर में चल रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी पैसा देना होता है। साथ ही राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा को ध्यान में रखकर
सैन्य बजट में भी कोई कमी न रह जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। इस तरह प्रतिवर्ष फरवरी माह की पहली तारीख को आने वाला ये बजट हमारे लिए न केवल चुनौतीपूर्ण होता है, अपितु हमारे अपने बौद्धिक चातुर्य की परीक्षा भी होता है, जिसमें हमें राष्ट्र की सेवा, सुरक्षा और समस्याओं के समाधान का पूरा ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस पर हम में से कोई भी असहमत नहीं हो सकता, कि सबको समान रूप से खुश करना लगभग असंभव जैसा है। और हर बार बजट में यही पक्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोग हमारे बजट को लेकर कितने संतुष्ट हैं और हम अपने देशवासियों को संतुष्टि प्रदान करने में कितने सफल हो सके हैं। यही लोक तुष्टि की हमारी चिंता राष्ट्रीय बजट निर्माण के दौरान हमारा मार्गदर्शन करती है। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हम अपने प्रयास में इस बार कितना लोकहित का ध्यान रख पाए, किसको कितना दे पाए और अपने प्रयास में कितना सफल हो पाए। वर्ष 2026-27 के इस बजट में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि देश के हर नागरिक को उपहार दिया गया है, सीधे तौर पर भी और प्रकारांतर से भी। देश के बजट की जिन महत्वपूर्ण आवंटनों से सबके हम सबके घर के बजट को प्रसन्नता मिलती है, वो तो वहाँ पर है ही। उसके अतिरिक्त देश के हित में भी जो आवंटन हुआ है वो भी सीधे ना सही प्रकारांतर से देश के हर नागरिक के हित में ही है। सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि क्या-क्या सस्ता हुआ है। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। जो सीधे-सीधे सस्ता होना जो सीधे-सीधे देश के हर भाई की जेब को राहत देगा। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा स्वास्थ्य, हम जानते हैं। इस बजट में सरकार ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 2 तरह की दवाइयों को सस्ता किया है। देश में औसतन हर 9वां-10वां नागरिक शुगर का पेशेंट है। ऐसे में शुगर की दवाओं के लिए अब आपको कम भुगतान करना होगा, जो कि आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होगा। देश और दुनिया में कैंसर नाम की डरावनी बीमारी है, जो हम सब जानते हैं कि मरीज को काफ़ी डराती है, उपचार में काफ़ी पैसा खर्च कराती है। देशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य की दिशा में यही है दूसरा शुभ समाचार जिससे देश के नागरिकों को मिला है, वो है कैंसर की दवाओं पर अब व्यय कम आपको खर्च करना पड़ेगा। सरकार ने दवाएं सस्ती कर दी हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली 17 महत्वपूर्ण दवाओं जैसे रिबोसिक्लिब, एब्बैसिक्लिब, वेनेटेक वेनेटोक्लैक्स आदि पर भी कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इस तरह शुगर और कैंसर के मरीजों का आर्थिक दबाव कम किया गया है। इस कदम से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो इन महंगी जीवन रक्षक दवाओं के लिए लाखों रुपए खर्च करते थे। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दूसरी बड़ी घोषणाओं में ये भी है कि अब 7 नई दुर्लभ बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। कम कर दी गई है, हटाई नहीं है, कम कर दी गई है और रोगियों को प्रदान किया जाने वाला विशेष भोजन भी अब आधारभूत सीमा शुल्क से मुक्त हो गया है। इस छूट के बाद अब इन बीमारियों का इलाज सस्ता हो जाएगा। सरकार ने देश के नागरिकों के लिए 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ भी सस्ती की है। इनमें पहली बीमारी है कंजेनाइटल हाइपर इंसुलिनिमिक हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें शरीर में इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक हो जाता है और फिर उस कारण शुगर लेवल खतरनाक रूप से गिर जाता है। दूसरी बीमारी है फैमिलियल होमोजिगस हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ये वो जेनेटिक स्थिति है जिसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी बीमारी है अल्फा बेनोसिरोसिस नाम की, जो हमारी कोशिकाओं में शुगर के अणुओं को तोड़ने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। चौथी बीमारी है प्राइमरी हाइपर ऑक्सालुरिया, जिसके कारण किडनी में स्टोन और डैमेज होने का खतरा पैदा हो जाता है। पांचवी है सिस्टिनोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं में सिस्टीन नामक अमीनो एसिड जमा कर देती है। छठी हेरेडिटरी एंजियोएडेमा नामक बीमारी में शरीर के विभिन्न अंगों में अचानक गंभीर सूजन आ जाती है। और इसी तरह सातवीं दुर्लभ बीमारी है प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर।
इस रोग में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जिस तरह मरीज़ पर इस जब इस तरह के दुर्लभ रोग आक्रमण करते हैं, तो उसकी जानकारी जब डॉक्टर उसको बताते हैं, तो उसको लगता है जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। लगता है अब प्राण नहीं बचेंगे। पर चिंता की कोई बात नहीं है, दवाइयाँ इनकी उपलब्ध हैं, आपको कुछ नहीं होगा। और अब तो सरकार ने इन दवाइयों को सस्ता भी कर दिया है। बजट की अन्य मुख्य स्वास्थ्य घोषणाओं पर भी ध्यान दीजिए। सरकार ने आयात के क्षेत्र में भी आपकी आवश्यकता को महत्व दिया है। आपके व्यक्तिगत आयात पर राहत प्रदान की गई है। यदि कोई मरीज अपने निजी उपयोग हेतु इन बीमारियों की दवाओं को बाहर से मंगाता है, देश के बाहर से, तो उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं। दैनंदिन जीवन की एक बड़ी आवश्यकता का नाम है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के खर्च का भार भी आपके लिए कम करने की कोशिश की गई है। इसके लिए सोलर एनर्जी से जुड़ी चीज़ें सस्ती की गई है। सोलर पैनल लगाइए, बिजली के खर्चे से सदा के लिए मुक्त हो जाइए। आप चल सके और ज़्यादा चल सके, इसके लिए जूते एक तरफ सस्ते हुए हैं, दूसरी तरफ बैटरी भी सस्ती हुई है। हमारे किचन का काम चल सके, इसलिए माइक्रोवेव ओवन भी अब सस्ता कर दिया गया है, आप आसानी से खरीद सकें। मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बजट में प्रावधान किए गए हैं। देश की सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को सम्मान दिया है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स स्लैब का सरलीकरण किया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी भी की गई है, ताकि सीधे तौर पर आम आदमी की जेब में अधिक पैसा छोड़ा जा सके। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि डिजिटल इंडिया और पेपरलेस गवर्नेंस ने भ्रष्टाचार का अंत किया है। आज देश के सामान्य नागरिकों को सरकारी सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अतिरिक्त पैसा, परिश्रम और प्रयास तीनों की बचत होती है। यदि आप ग्राम निवासी और आप अगर कृषि कार्य करते हैं, तो जान लीजिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी पुष्ट करने के लिए गंभीरता से सोचा गया है। हमारी सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत 6 करोड़ किसानों का डेटा डिजिटल कृषि मिशन से जोड़ दिया है, जो निश्चित ही एक क्रांतिकारी कदम है। इससे लाभ ये होगा कि अब खाद, बीज और आपका लोन, आपका ऋण, इसकी सुविधा सीधे आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हो जाएगी। प्राकृतिक खेती की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाए हैं। उनमें 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस तरह न केवल हम अपनी धरती माँ को बचा सकेंगे, अपितु किसानों की लागत भी कम करने के साथ उनकी आय को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भंडारण की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना अब हमारे देश की है, जिसके कारण अब छोटे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकेंगे और सही दाम मिलने पर उसको बेचने में सफल हो पाएंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट ऐतिहासिक है। सत्य है ये कथन इस दृष्टि से भी सत्य है कि भारत युवाओं का देश है और ये बजट देश के युवाओं का बजट है। इसमें युवा कौशल और रोजगार का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें यदि इंटर्नशिप योजना की बात कीजिए, तो देश की टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की व्यवस्था प्रदान की गई है और साथ ही 5,000 रुपये हर महीने उनको भत्ता भी दिया जाएगा। इस तरह ये योजना लर्निंग विद अर्निंग का एक सुंदर उदाहरण है। युवाओं के लिए आसान और उत्तम लोन की व्यवस्था भी की गई है। इस मुद्रा लोन की सीमा को अब 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कदम हमारे उभरते हुए उद्यमियों के पंखों को उड़ान देने वाला कदम है। आज भारत में स्टार्टअप का बहुरंगी मौसम उभर कर सामने आया है। देश के नव उद्यमियों के लिए सरकार का संदेश है कि महत्वाकांक्षा की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की सरकार ने एंजल टैक्स को पूरी तरह समाप्त करके इस वायदे को निभाया है और इस तरह भारत को दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल बनाया है।
यहाँ ये बताना आवश्यक हो जाता है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूरी तरह सावधान है। मान लीजिए कोई सही सोच में भी कुछ गलत ढूंढने की सोच का मारा हुआ हो, तो उसका सीधा प्रश्न मुझसे या इस देश के वित्त प्रबंधन करने वालों से होगा कि आप तो केवल खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमने राजकोषीय घाटे अर्थात फिस्कल डेफिसिट को 4.5% से नीचे लाकर वित्तीय अनुशासन का सावधानी से पालन किया है। प्रसन्नता होती है इस बजट के इस महत्वपूर्ण संदेश को सामने रखते हुए कि ये बजट आत्मनिर्भरता का उत्सव है। अतिशयोक्ति मत मानिए, अपितु समझने का प्रयास कीजिए। ये बजट उस माँ का बजट है जिसे उज्ज्वला से धुआं मुक्त रसोई मिली है। ये बजट उस युवा का भी है जिसके पास आज स्टार्टअप का सपना है। और ये बजट उस किसान का भी है जिसे पीएम किसान योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये बजट उस रक्षा प्रहरी का भी है जो कड़कती सर्दी में आज देश की सीमा पर बंदूक ताने खड़ा है। यही वो राष्ट्र प्रहरी है जो दुश्मन और देश के बीच अड़ा है, और ये वही प्रहरी है जो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के सीने पर चढ़ा है। ज़रा सोचिए, हमारे घटिया दुश्मन पाकिस्तान का पूरा बजट होता है $63 बिलियन। दूसरी तरफ हमारे भारत का इस बार सिर्फ बम बंदूक का यानी सिर्फ रक्षा बजट ही उससे ज़्यादा है, जो है $85 बिलियन का। देश के बजट के इन सारे प्रावधानों और विशेषताओं पर दृष्टि डालेंगे तो सरकार का मंतव्य समझ में आएगा। हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक इस बात को समझ पाएगा कि ये एक लोक कल्याणकारी बजट है और इसका पुरजोर समर्थन करना महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में समझाकर कहूँ तो मुझे लगता है कि 2026 का बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है। इस दृष्टिकोण से हम इसे विस्तार से और आसानी से पूरी तरह समझ सकें, इस हेतु इसको कुछ प्रमुख स्तंभों में विभाजित कर देते हैं। आइए, जैसे आप इसे युवा शक्ति का बजट भी कह सकते हैं। भाव रूप में यह बजट नए भारत का संकल्प है। इस बजट की दूरदर्शिता देखिए, यह बजट केवल अगले 1 साल का लेखा जोखा नहीं है, अपितु ये 2047 के विकसित भारत का एक ठोस ब्लूप्रिंट है, जब हम भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता के 100वें साल में होंगे 2047 में। हम इस तथ्य के दुनियावी आयाम को भी देख सकते हैं, अर्थात वैश्विक संदर्भ की दिशा में अगर हम दृष्टि डालें तो कहना ही होगा कि भारत आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है। आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष करती नजर आ रही है, भारत 7% से अधिक की विकास दर को बनाकर आगे बढ़ रहा है। सर्वविदित है कि ज्ञान जीवन में हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो लीजिए, बजट भी ज्ञान बनकर देश का मार्गदर्शन कर रहा है। इस ज्ञान यानी GYAN का सीधा अर्थ होता है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। देश का यह बजट समाज के इन 4 स्तंभों के सशक्तिकरण को समर्पित है। अब देश के बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। यहाँ कैपेक्स की बात करनी ज़रूरी है, यानी सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जब हम 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव सीमेंट, स्टील और लेबर मार्केट पर पड़ता है, जिससे देश के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा होता है। फिस्कल डेफिसिट को कम करने, महंगाई को कंट्रोल में लाने पर इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही अच्छी बात यह भी है कि इस बजट से हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है। अब लॉजिस्टिक्स की दिशा में चलते हैं। गति शक्ति योजना के अंतर्गत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% पर लाने का लक्ष्य है, जिसके उपरांत हमारे व्यापारी ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनकर तनकर खड़े हो पाएंगे। अब देश के रेलवे ट्रैक पर आ जाते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों और 500 नए अमृत भारत स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, ताकि हमारे मध्यम वर्ग के सफ़र को और भी सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाया जा सके। देखिए, हमें ये समझना होगा कि काम बहुत है, कामों की कोई कमी नहीं है।
परंतु यहाँ बुद्धिमानी यही है कि हमें प्राथमिकता बनाकर इन कामों का निपटान करना चाहिए। इसलिए देश के कार्यों और जिम्मेदारियों की लंबी, अति लंबी कार्यसूची में पहले जिन कार्यों की आवश्यकता अधिक है, उनको प्राथमिकता मिल रही है। उनके अलावा भी बहुत दिशाओं में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। इसी बजट के माध्यम से देश की सरकार मिस्ड कॉल पर गैस सिलेंडर दे रही है। डिजी लॉकर, जन औषधि केंद्र और आयुष्मान कार्ड योजना चला रही है। आपके द्वारा दिए गए इन्हीं पैसों से श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर और केदारनाथ का पुनर्निर्माण चल रहा है। चिनाब ब्रिज बन रहा है। जम्मू की सुरंग बनाई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे और काशी कॉरिडोर जैसी बहुत सी बड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, देश भर में सरकार हाईवे का जाल बिछा रही है। यदि संक्षेप में बिंदुवत कहा जाए तो अपने बजट की बड़ी घोषणाओं को इस तरह समझ लीजिए। अब देश में 7 बड़े हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। देश के 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनेंगे। 3 केमिकल पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी चल रही है। शहरी आर्थिक क्षेत्र को प्रगतिमान करने के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। शुगर कैंसर की दवाई, जैसा मैंने बताया, सस्ती हो गई है और महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना भी प्रारंभ की जा रही है। देश की सरकार पिछले 12 वर्षों से देश के बजट के इंजन से सुनियोजित विकास के ट्रैक पर एक रिफॉर्म एक्सप्रेस चला रही है। रिफॉर्म एक्सप्रेस अब इस बार हमारे बजट को बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए अपने साथ लेकर गतिमान हुई है। आर्थिक मोर्चे पर देश की सफलता अपनी कहानी स्वयं कहती है। पिछले 12 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गई है। हमारी जीडीपी 2 ट्रिलियन से लेकर 4.3 ट्रिलियन की हो गई है। सुखद आश्चर्य आपको ये जानकर भी होगा कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का 43% सिर्फ भारत और चीन, इन दोनों देशों की इकोनॉमी से आता है। अब आप समझ सकते हैं हमारा इकोनॉमी हमारे देश की कितनी सशक्त है। इस गहन विषय पर कम समय में अधिक कहना तो गागर में सागर भरने जैसा है। फिर भी संक्षेप में कहूँगा कि हमारी सरकार ने बजट में आगामी 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव भी पेश किया है। रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, इसमें भी कुल 95,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, नौकरियों और लोकल ग्रोथ की दिशा में भी देखिए, इसके लिए टूरिज्म पर फोकस करने का विचार तैयार हुआ है। नए इनकम टैक्स की नीति में दंड हटाकर टैक्स का प्रावधान है, यानी कि आप टैक्स देकर छूट सकते हैं। साथ ही घोषित आय 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी है। लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका देकर एंटरप्राइज मालिक बनाने में मदद करेगी। अंत में कहूँगा, वो हमारे घर का बजट हो या देश का बजट, पैसा सीमित होता है और आवश्यकताएं असीमित होती है। ऐसे में हमें और हमारे देश को दोनों तरफ देखना होगा, घर भी देखना है और राष्ट्र भी। जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो हमारी दृष्टि सकारात्मक हो जाती है, आशावादी हो जाती है। और सच कहूँ तो रास्ता बस यही है। वंदे मातरम, वंदे भारत राष्ट्रम, जय भारतम। नमस्कार।